खिलाड़ियों के आने पर, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के आने पर, और आज जो है आप खुद शुरुआत कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं जिस समय नहीं करना चाहिए। इस तरह का कई बार आदमी धोखा खा चुका है कि आप एक बार बातचीत कर रहे हैं, उसी टाइम पर उधर से वो लोग अपना भीतरघात कर रहे हैं। भारत के लोग इस तरह का विश्वास पाकिस्तान के साथ नहीं करता है। आप पूरी तैयारी के साथ बातचीत इसको करिए। आप जब पाकिस्तान के बारे में इतना कुछ कह रहे हैं तो नवाज शरीफ के पहले भी आपकी सत्ता थी। परवेज मुशर्रफ साहब को तो आप ही ने आमंत्रित किया था, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, तभी आपने पूरे ताजमहल उन्हें घुमाया उनके पूरे परिवार के साथ में। अजमेर शरीफ का वहां पे दौरा करवाया। आपको बताओ मेहमान नवाजी, कारगिल का हमला जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी समझौता कर रहे थे। कारगिल के बाद की बात नहीं, कारगिल के बाद की बात कर रहा हूं मैं। कारगिल के बाद आपकी सत्ता, आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री उस वक्त के डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने आमंत्रित किया। तो हम कर रहे हैं, अगर हम वही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि कांग्रेस पार्टी कर रही है तो दुराचार हो गया और बीजेपी कर रही है तो सदाचार हो गया। आज उसको ये लोग मना करते थे कि आप पाकिस्तान से बात नहीं कर सकते, वो हमारे देश पर हमारा दुश्मन है, और आज ये लोग उससे सब कुछ कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी कर रही थी तो मना कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष का भी सुन करके जनता की, तो ये तो ठीक उसी तर्ज पे हुआ कि जब कांग्रेस की सत्ता थी तो भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी, लेकिन क्योंकि आज उनकी सत्ता है तो आप विरोध कर रहे हैं। नहीं, हिसाब बराबर हो गया। बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सम्मान कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारत को न्याय मिलना चाहिए। पाकिस्तान जिस तरह से, यानी वो न्याय जो छूट गया है कांग्रेस की ओर से, वो अभी भारतीय जनता पार्टी से न्याय की अपेक्षा कर रही है। बिल्कुल कर रही है, क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने आश्वासन दिया है, उस आश्वासन को कांग्रेस पार्टी भी देखना चाहती है। उससे देश की भला होगी। हम उसको देखना चाहते हैं कि ठीक है आप जल्द से जल्द करिए, लेकिन आपने अपने लिए जो कर रहे हैं कि आप जो करते हैं वो सदाचार हो जाता है, दूसरा करता है तो दुराचार हो जाता है। इस तरह की नियंत्रण रखिए, इस तरह का काम ज्यादा न करिए। एक ही चेहरा रखिए जिससे हमेशा काम करिए, चेहरा बदलते मत रहिए। चलिए, यहाँ पर 45 मिनट की अपनी बातचीत के दौरान नवाज शरीफ के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर भी काफ़ी सारी बात की है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के ऊपर उन्होंने बात की है कि भारत देश अगर वहाँ पर इंपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करता है तो एक बेसिक फ़ायदा ज़रूर होगा, 30% ऑफ रिटर्न्स का होगा। रवि नथानी जी, फाइनेंशियल बीइंग एन फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जो करंट डेफिसिट है हमारा, ये कहीं ना कहीं बहुत नीचे चला गया है। कांग्रेस की ओर से जो हैंडओवर मिला है, जो सरकारी तिजोरी जिसे हम कहते हैं, उसमें उतना पैसा नहीं है कि जो विजन जो नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं उसे पूर्ण कर सके। वक्त लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा उन तमाम चीज़ों को डाउन द लाइन लाने के लिए। लेकिन फाइनेंस की यहाँ पे अगर बात की जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के दोनों देशों के बीच के आयात और निर्यात की बात की जाती है, तो इसके ऊपर क्या कुछ फोकस डाल सकते हैं सर आप? क्या ये बेनिफिट में होगा? बहुत ही ज्यादा बेनिफिट में होगा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के तरीके से समझाना चाहता हूँ कि सपोज एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है, तो सबसे ज्यादा वो अपॉर्चुनिटीज ये देखेगा कि मेरे पास सेल्स हो, और सेल्स से ज्यादा जैसे सेल्स होंगी उसी तरीके से उसके प्रॉफिट्स होंगे। यहाँ एग्जाम्पल ये है इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया बीइंग 125 करोड़ प्लस पॉपुलेशन एंड पाकिस्तान बीइंग अराउंड 18 to 20 करोड़ पॉपुलेशन। यहाँ पे पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम है, कंपैरेटिवली जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, और इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ही रैशनली है कंपेयर टू व्हाट एक्सपोर्ट्स आर। यानी कि अगर इंडिया ज़्यादा माल पाकिस्तान को बेचता है, यानी कि इंडियन कंपनीज जो है ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करती हैं, तो जाहिर है इंडियन कंपनीज को प्रॉफिट्स बहुत होगा और गवर्नमेंट सैचुरेशन अमाउंट्स जो होंगे वो ज़्यादा तरफ इट विल बी एज अ बेनिफिशियल पार्ट। अब ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे इंडिया और पाकिस्तान में ज्यादा सप्लाई चेन डिमांड हो सकता है, वो मैं आपके सामने अभी तो एक एग्जांपल दूंगा। जैसे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स, मेजर एक्सपोर्ट्स अगर मैं बात करता हूं पाकिस्तान की, तो वो रही है मशीनरी, पेट्रोलियम, केमिकल्स, व्हीकल्स, स्पेयर पार्ट्स, ऑयल, व्हीट, एग्रीकल्चर जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, प्लास्टिक मटेरियल है, पेपर बोर्ड्स हैं, आयरन ओर स्टील्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं। ये जो सेक्टर्स हैं पाकिस्तान को बार बार लगते रहते हैं, और यही चीज अगर सामने इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया इज बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्टर इन ऑल द पॉसिबल सेक्टर्स, ऑल द पॉसिबल थिंग्स व्हिच पाकिस्तान एक्चुअली नीड्स।
अब इसमें क्या है, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज करो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, कोई दवाइयां जो इंडिया से एक्सपोर्ट होके पाकिस्तान में जाती हैं, अब दो रास्ते हैं, या तो आप वाया सी भेजो या तो वाया रोड भेजो। अब वाया सी में अगर बेचते हो तो एक्सपेंसेस, जो ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपेंसेस है वो ज्यादा है, अगर बाय रोड बेचते हो तो एक्सपेंसेस कंपैरेटिवली कम होंगे। अगर इंडिया पाकिस्तान का ट्रेड अगर आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो हो जाए और अगर स्मूथली कैरी ऑन करता है तो ये दोनों तरफों के मुल्कों के लिए बहुत ही उम्दा और एक बेहतरीन स्टेप होगा, क्योंकि बाय रोड अगर ट्रांसपोर्टेशन होती है तो उसके एक्सपेंस कम होंगे और वहां की जनता को उसके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट्स वाया सी ट्रांसपोर्ट होते हैं तो जाहिर है इन्फ्लेशन एक्सपेंस वहां पे भी आएगा और उन देशों के लोगों को भी तकलीफ होगी। सो ट्रेड एक्सचेंज का जो डिसीजन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए, एज पर दी फिस्कल डेफिसिट इज कंसर्न, एज पर दी ट्रेड एक्सपोर्ट पॉलिसीज आर कंसर्न, एज पर दी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ बोथ द कंट्रीज आर बीइंग कंसर्न। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आपने यहाँ पे बात की है, लेकिन ऐसे फिर क्या, जिस प्रकार से आपने बड़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पे अपनी बातों को रखा रवि नाथानी जी, मैं यहाँ पर अमरनाथ शर्मा जी आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा ओवरनाइट या ओवर अ मंथ और ओवर अ ईयर ऐसा क्या कुछ हुआ है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने तमाम सभाओं के दौरान लगभग 200 से ज़्यादा सभाएं ली हैं, पाकिस्तान का हमेशा जिक्र किया है कि हमारे जवानों के सर काट के पाकिस्तान ले गई है, काफ़ी कुछ एग्रेशन था, काफ़ी कुछ रोष था पाकिस्तान के अगेंस्ट में। ऑल ऑफ अ सडन ये तमाम चीज़ें सिनारियो बदल जाता है इस तरह का। जो पार्टी कल तक का विरोध कर रही थी अचानक वो अमन शांति और तमाम चीज़ों की बात करती है। ये जो ड्रास्टिक डिफरेंस आया, क्या वजह हो सकती है इसकी? प्रशांत जी, जो हमारा विरोध था जी, या जो मोदी जी ने विरोध किया जी, उसका कारण ये था कि जैसे हमारे 4 सैनिकों के सर काटकर उन्होंने भेज दिए, जी, उस समय जो हिंदुस्तान की सरकार को जो स्टेप्स लेने चाहिए थे जी, वो नहीं उठाए। जी, ऑन द कॉन्ट्री उन्होंने उनको बचाव कर रहे हैं कि वो पाकिस्तानी सैनिक नहीं थे, जी, वो पाकिस्तान की सेना के कपड़े में आए हुए लोग थे। मतलब ये क्लेरिफिकेशन पाकिस्तान करता तो ठीक लगता, पर ये क्लेरिफिकेशन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट दे रही थी। इस तरह के स्टेप्स के कारण भारतीय जनता पार्टी और माननीय मोदी जी का विरोध था। दूसरा, हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों से हमारे संबंध खराब रहे। अभी देखिए, खाली एक उनको शपथ ग्रहण पर बुलाया तो हमारे 150 मछुआरे तो पाकिस्तान ने छोड़ दिए, 50-60 मछुआरे श्रीलंका ने छोड़ दिए। 200 लोगों को छोड़ने के लिए हो सकता है कई दौर की मीटिंग होती, छोड़ते नहीं छोड़ते। अगर एक छोटे कदम से इतना बड़ा काम हो सकता है तो कदम उठाना गलत है कि सही है? मेरे हिसाब से सही है, इसलिए उन्होंने उठाया। नाथानी जी क्या फिर बोला नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं विद पूरी कॉन्फिडेंस के साथ में, तो क्या फिर ये टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर ही बुलाया गया नवाज शरीफ को? नहीं प्रशांत जी, मेरी पूरी बात सुने कि अगर आप आओगे मछुआरों को छोड़ोगे तो आप आइए। ये टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती। जब आदमी कोई ताकतवर कुछ काम करता है तो कुछ चीजें अपने आप ही ठीक होने लगती हैं। उसका एक ये नमूना अपने को देखने को मिला। लेकिन नहीं लगा जल्दबाजी बहुत? प्रशांत जी, आप अरे अच्छी चीज में जल्दबाजी क्या और देरबाजी क्या? कोई पंडित जी को बुला के मुहूर्त थोड़ी निकालना उसका। नतानी जी जो बोल रहे थे मैं एग्री करता हूँ कि उनको साफ साफ समझा दिया, भाई देखो एक बुद्धिमानी के जैसे काम करो। अगर हम ये सारे झगड़े फसाद आपके यहाँ पे आप रोकते हो, ये आतंकवादी गतिविधियां रोकते हो, तो देखो क्या क्या फायदे हो सकते हैं। वो सारे फायदे गिनाए। भाई आप एग्जाम्पल में बताओ, जो पाकिस्तान अच्छी तरह से बना सकता है, जो 100 रुपए की चीज पाकिस्तान 60 रुपए में बना सकता है, वो कॉस्टिंग अगर हिंदुस्तान को 100 रुपये आ रही है तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को बोलेगा कि भाई आप वो चीज़ बनाओ, एक्स चीज़ आप बनाओ जो 60 रुपये में आप बना पाते हो, हमको 100 रुपया पड़ता है, हम वो 60 रुपये का 70 रुपये में आपसे खरीद लेंगे तो भी 30 रुपया फायदा होगा। जो हम 60 रुपये में बना सकते हो और आपके यहाँ पे 100 रुपये में बन रही है, तो आप 70 रुपये में हमारे से खरीद लो तो आपको भी फायदा होगा। ये सीधी सादी बिजनेस टेक्टिक्स उनको समझाई गई और बोले ये सब झगड़े फसाद बंद करो, आतंकवादी गतियाँ बंद करो, आप भी अच्छे रहोगे, आपके आवाम में भी लोग आपको पूछेंगे
और हमको जो आतंकवादी गतिविधियों की यहाँ पे बात की है, मुझे अभी भी याद है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आपने आतंकवाद की यहाँ पे बात की है, तो पार्लियामेंट पे सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था सर। कंधार कांड भी आप ही के शासनकाल में हुआ था, और जितने धमाके हुए थे अक्षरधाम पर, ये भी आप ही के शासनकाल में हुए थे सर। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये तमाम चीज़ें हो रही है, और अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा एक पहल कर रहे हैं, तो बैक ऑफ द माइंड, बैक रिजल्ट लेके आदमी विजन पे जाता है या नहीं? क्या बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ें है भी, या भूल गए सर? क्योंकि काफ़ी सारा अरसा हो गया इसके लिए, 15-20 साल हो गए लगभग। मोदी जी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो कोई भी चीज़ भूल जाए जी। मोदी जी सब चीज़ याद रखते हैं जी। पर उसका करने का ये पहला स्टेप है जी। कि हमने आपको प्रेम पूर्वक सब बातें समझा दी। जी। आप प्रेम पूर्वक, लॉजिकली, रेशनली आप समझते हैं तो आप भी सुख पाओगे, हम भी सुख पाएंगे। चलिए अगर आप इस बात को बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से आपने भी इसको यहाँ पे रखा है। जयप्रकाश सिंह जी, आपसे भी जानूंगा 1947 से लेके सर अब तक का, और ख़ास करके 1992 1992 के बाद में जो बम धमाके शुरू हुए तो अब तक का थमने का नाम नहीं ले रहा, तो आतंकवाद को रोकने के लिए, या अगर ये कहना अतिशोक्ति नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पहले या फिर कांग्रेस की इतने सालों की सत्ता थी, दोनों ही असक्षम रहे इस आतंकवाद से जूझने के लिए? असक्षम नहीं रहे। आपको याद होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहाँ भेज दिया था उनको जी। माननीय इंदिरा गांधी जी ने 2 पाकिस्तान था, एक पाकिस्तानी खत्म कर दी जी। उसको बांग्लादेश बना दी जी। ऐसी ताकत अभी दूसरा कोई पैदा नहीं होगा जी। जो माननीय इंदिरा गांधी ने कर चुकी है, जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कर चुके हैं। ये दोनों कांग्रेस के थे, लेकिन मनमोहन सिंह काफी नरम थे, काफी रिक्वेस्ट करते थे। ठीक है, उसकी उसी के देन है कि कुछ कमजोरियां कि कुछ कमियों के कारण आज कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा और बीजेपी आई है। सर हार जीत यहाँ पे नहीं है। हाँ। मेरा सवाल ये कि 10 साल या इतने सालों की सत्ता में कांग्रेस ने क्या किया तो नहीं रह सका सुरक्षा को लेकर? इंदिरा गांधी जैसा तो शक्ति नहीं रह सका जी। ये पूरा देश महसूस कर रहा है। लेकिन बीजेपी की सरकार थी, आपने अभी दर्शाया कि सबसे बड़ा हमला संसद भवन पर यही आतंकवादियों ने किया। लेकिन फिर आपके टाइम पे भी तो और मुंबई उन में हमला आतंकवादियों को कंधार में छोड़ करके बीजेपी के नेता लोग आ गए, ये आपको भी मालूम है। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी तो उन आतंकवादियों को तो फांसी की सजा दी, कसाव को फांसी की सजा दी, अजमल को फांसी की सजा दी, अफजल गुरु को आपने अफजल गुरु को फांसी की सजा दी। तो क्या ये देने से नहीं आतंकवादियों से सख्ती से लड़ी है। रह गई इस तरह के समझौते की बात जो ये लोग कर लेते हैं, और उस समय वो कारगिल पर हमला करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी करने जा रही है तो आप लोग मना करते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलने आते हैं तो आप उनका पिच खोल देते हैं, उसको नहीं। मैं आ रहा हूँ, उसके ऊपर आ रहा हूँ, वो आपके कार्यकाल में हुआ था सर। चलिए मैं आ रहा हूँ आपके पास में, लेकिन यहाँ पर रवि नथानी जी आपसे जरूर जानने की कोशिश करूंगा। जब तक का ट्रेड एनालिसिस की आपने बात की थी, काफ़ी अच्छी बात की थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कोई भी इन्वेस्टर पाकिस्तान जैसे देश के साथ में, जहाँ पे ये कहा जाता है कि आतंकवादी गढ़ है, खुद अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने घर में घुस के ओसामा बिन लादेन को वहाँ पे मारा। दूसरी तरफ ISI वहाँ की स्ट्रांग है, वहाँ का प्रधानमंत्री जो है ये कभी भी एक खुली सांस में कोई निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि काफ़ी दबाव की राजनीति है। ISI वहाँ पे स्ट्रांग है, आर्मी चीफ का वहाँ पे सबसे ज़्यादा दबदबा है। ऐसे संगठन है, आतंकवादी संगठन, जिसके बलबूते पे एक अंडर प्रेशर प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे काम करता है। और ये भी जिस हिसाब से जो डायलॉग्स हुए, पाकिस्तान में कई सारे ऐसे फेटर्निटी है जिन्हें ये पसंद नहीं था कि नवाज शरीफ आके इस तरह के डायलॉग्स करें। ऐसे देश में बीइंग एन इन्वेस्टर, अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं या शर्मा जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जयप्रकाश सिंह जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या इन्वेस्टर को अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिटर्न्स का गारंटी इस प्रकार के देश में, जिस प्रकार से इस तरह की आबो हवा है, क्या वो इन्वेस्टमेंट करेगा सर? बहुत ही सही से सवाल पूछा आपने। मैं इसी चीज़ को बहुत ही डिटेल में बताना चाहता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया के सामने, ट्रेड करता है जब पाकिस्तान के साथ, लेकिन जो सबसे स्पेसिफिक उन्होंने फर्स्ट अपॉर्चुनिटी दी है वो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। जी। वो एक डमी मॉडल होगा कि अगर खुदा ना खास्ता, चलो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि द रिलेशंस आर बेटर विद पाकिस्तान, अगर इंडिया एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, वी विल वेट एंड वॉच फॉर एटलीस्ट 1+ ईयर टू अंडरस्टैंड आर दे रियली हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो उसी एक्सपेक्टेशन पे कर रहे हैं कि बस
आज कह दिया कल भूल गए। तो क्योंकि अगर कॉर्पोरेट इंडस्ट्री या सेक्टर्स पूरे अगर पाकिस्तान में जाने की सोचेंगे तो जाहिर है कि बहुत सारा एक्सपेंस एज मींस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं कहूँ तो वो एक्सपेंस होगा स्टार्टिंग समथिंग actually new in the country, and that also in a country where a lot of terrorism is being captured. It's a hit based country where a lot of terrorism is happening everywhere. So वो एक चीज को लेके हम थोड़े से डरे हुए हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट सेक्टर है आज की तारीख में वो ये कह रहा है कि ओके जो पास्ट हो गया वो भूल जाओ, बिकॉज द फर्स्ट स्टेटमेंट what करंट प्राइम मिनिस्टर हैड सेड कि जो पिछला था उसे भूल जाओ। मैं ये कोशिश करूंगा, उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये कहा था कि जो एग्जिस्टिंग हमारे साथ मंत्री हैं या जो पिछले जो रूलिंग पार्टी थी उन्होंने जो गलतियां की उसे भूल जाओ, लेकिन जो अच्छाइयां की उसे हम पकड़ेंगे एंड वी विल प्रोसीड अहेड। इट इज अ टीम वर्क। आज की तारीख में अगर आपके अड़ोस पड़ोस में जितने भी देश हैं, आज पूरा ग्लोबल मार्केट्स एक बहुत बड़े रिसेशन के थ्रू जा रहा है। अगर हम सब अड़ोस पड़ोस वाले एक दूसरे का हाथ पकड़ के अगर सही तरीके से अपनी ट्रेडिंग पॉलिसीज बनाएं तो जाहिर है वो विन विन सिचुएशन होगी, ना कि कोई स्पेसिफिक कंट्रीज के लिए, लेकिन उन लोगों के लिए जो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं एज इक्वल टू आम आदमी। हर देश का आम आदमी यह चाहता है कि मैं इन्फ्लेशन का शिकार ना बनूं और एक स्वस्थ जिंदगी रखूं। उस चीज के लिए इंडिया के जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं आज की तारीख में दे आर नॉट डिनाइंग टू दिस फैक्ट, क्योंकि आयरन ओर इंडस्ट्री है, शिपिंग इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, आई नेम देम एंड दे आर इन द लिस्ट। सब जाने को तैयार है, लेकिन एक शर्त यह है कि हम वी वांट टू सी हाउ गुड यू आर। फर्स्ट अलॉटमेंट क्या है? एग्रीकल्चर। सेकेंड अलॉटमेंट है टेक्सटाइल, जो हैंडलूम्स जो प्रोडक्ट्स बनती हैं। जैसे पहले देखिए 1970s की बात कर रहा हूँ, 1970s और 80s के बीच में शिमला के एक स्पेसिफिक उन्होंने शिमला वर्डिट बनाया था। इट वाज अ पार्टिसिपेशन कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे हो जाएं। फिर लाहौर वर्डिट बना था, वो भी फेल हो गया। तो इफ नाउ एंड एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम द करंट गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी क्लियर विथ व्हाट दे हैव टू डू। So if they are showing us a proper way, अगर आने वाले दिनों में एक proper path बताते हैं कि हम ये चीज करेंगे, तो I think we as a corporate sector would certainly find opportunities to get into the country, not only in Pakistan but everywhere. Sri Lanka, Bangladesh, China, Nepal. We want to go ahead, but एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। बिल्कुल एक हाथ से ताली नहीं बजती। जिस प्रकार से रवि नेताजी जी ने कहा है, बिल्कुल दोनों तरफ से हाथ बराबर आना चाहिए तभी ताली बजेगी। लेकिन इस ताली की गूंज अब भी बाकी है, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद अपने मेहमानों के साथ में इस अहम विषय पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए लेमन न्यूज़। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। अंडरवर्ल्ड की नब्ज पहचानता हूं मैं और गैंग के राज जानता हूं मैं। कहां से चलती है कंपनी? कैसे किया मुंबई पुलिस ने कंपनी को खल्लास? कौन चला रहा है माफिया नेटवर्क? सबकी खबरें देता हूं मैं। इन 22 सालों में गैंगवार मैंने देखे, गली के गुंडों को डॉन बनते मैंने देखा। लेमन न्यूज के क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। और ये गेम खत्म। 8 टीमें, 60 मैचेस, 200 खिलाड़ी,
और सिर्फ एक लक्ष्य। आईपीएल सीजन 7 के हर एक मैच का रोचक और रोमांचक विश्लेषण अभय गोवेकर के साथ लेमन स्पोर्ट्स एडिशन। लेमन स्पोर्ट्स एडिशन हर रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है प्राइम टाइम में। हमारी चर्चा जारी अपने मेहमानों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक। जी हाँ, सीधे चलते हैं अमरनाथ शर्मा जी के पास में। शर्मा जी, जहाँ तक हम लोग ट्रेड और बिजनेस की यहाँ पे बात कर रहे थे रविंद्र अथानी जी के साथ में, मुझे याद है कि अथानी ग्रुप्स ने भी कहीं ना कहीं पावर प्रोजेक्ट्स जो है ये डालने की बात की थी, बस शर्त ये कि 30% ऑफ रिटर्न की यहाँ पे गारंटी है। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि अदानी ग्रुप्स अगर इस तरह इंटरेस्टेड है कि वो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लगाए या उससे हमें कोई आयात हो या सोर्स ऑफ बेहतर इनकम हो और पाकिस्तान के भी हालात सुधरे, तो मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे ये है कि इंस्टेड ऑफ पाकिस्तान में आप बिजली इंपोर्ट करने की बजाय हमारे देहातों का क्या हाल है? आज 12 से 16 घंटे तक का लोड शेडिंग चलती है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स हमारे देश को छोड़ के आप दूसरे देश में इस प्रोजेक्ट को डालने की बात कर रहे हैं, सिर्फ इसके पीछे फायदा, यानी आपके पास में फायदा कितना आएगा, ये एक ही रीजन है। इसके वजह से क्या हमारी देहातों के तमाम वो लोग बदहाली में और इस लोड शेडिंग में जीते रहे ताज़ जिंदगी? सर प्रशांत जी, आप मुझे इजाज़त दें तो पहले जयप्रकाश जी और नथानी जी की कुछ बातें जो उसका उत्तर मैं मुझे देना है दे दूं, फिर आपकी भी बात का उत्तर दे देता हूं। जी चल, लेकिन संक्षेप में दीजिए आप। अच्छा नहीं, ठीक है, मैं पहले आपकी बात पे आता हूँ, चलिए जान देता हूँ। चलिए देखिए, अगर कोई भी हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के बाहर अगर प्रोजेक्ट लगाता है और उससे प्रॉफिट कमाकर हिंदुस्तान में लाता है, तो आप ये मत समझिए कि उसका वह व्यक्तिगत प्रॉफिट है। फॉरेन करेंसी आपके हिंदुस्तान में आती है और ये आप हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा फायदा है। एक बात। दूसरा, रही गाँव में बिजली पहुंचाने के बाद, आज हालात ऐसी 10 साल में कांग्रेस ने बनाई है कि सारे लोगों को कोयला खाने आवंटन की, उस कोयला खान के आवंटन के कारण लोगों ने बैंक से लोन लिए और बड़े बड़े पावर प्लांट लगाकर देश के अलग अलग जगहों पर लगाकर पूरे किए और 20,000 मेगावाट बिजली बनाने के डिफरेंट प्लांट